Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about the Sale of Goods Act 1930. In this video lecture, our topic is implied conditions and warranties. Let's start with express and implied conditions and warranties. Section 14 to Section 17, they are applicable to express and implied conditions and warranties. In a contract of sale, conditions and warranties may be express or implied. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के अंदर कंडीशंस और वारंटीज एक्सप्रेस फॉर्म के अंदर या इंप्लाइड फॉर्म के अंदर हो सकती हैं. Express condition and warranties are those which are either in written words or in spoken forms in the contract. So जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख के या बोल के कंडीशंस और वारंटीज को दे दिया जाए तो हम नाम देंगे दे आर द एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज. दे आर इंसर्टेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एट द विल ऑफ द पार्टीज. ये पार्टीज की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो किन कंडीशंस और वारंटीज को रखना चाहते हैं. सो जो पार्टीज की इच्छा के ऊपर कंडीशंस और वारंटीज लिख के या बोल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रख दी जाए दे आर टर्म्ड एज एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज. Implied conditions and warranties, they are those where the law presumes their existence in the contract even though they have not been put into the contract by the express words of the parties. कुछ कंडीशंस और वारंटीज इस तरह की हैं जो कि कानून मानता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, चाहे पार्टीज ने रिटन वर्ड्स या स्पोकन वर्ड्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनको शामिल नहीं किया, लेकिन कानून ने उन्हें हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर शामिल कर दिया. सो वो सारी कंडीशंस और वारंटीज जो ना तो लिख के दी गई ना बोल के दी गई, लेकिन कानून ये प्रिज्यूम करता है, कानून ये मान के चलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं. All those implied conditions and warranties are termed as implied conditions and warranties. First, we will talk about implied conditions. The first one is condition as to title. The second, sale by description. The third one, condition as to quality or fitness. The fourth one, condition as to merchantability. The fifth one, sale by sample. And the last one is condition as to wholesomeness. स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखेंगे, जो कंडीशंस एक्सप्रेस है उनके बारे में तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. पार्टीज ने अपनी इच्छा के अनुसार उन टर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल किया है, लेकिन जिन टर्म्स को कानून हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल कर देता है हमें उनको जानने की जरूरत है. इसलिए हम इस जगह के ऊपर पहले इंप्लाइड कंडीशंस की बात करेंगे, फिर इंप्लाइड वारंटीज की बात करेंगे. सो हमारे पास यहाँ पर 6 तरह की इंप्लाइड कंडीशंस हैं. मैं इन सारी कंडीशंस को एक एक करके टेक अप करूंगा. द फर्स्ट इंप्लाइड कंडीशन इज कंडीशन एज टू टाइटल. Section 14 subsection A is applicable to condition as to title. Title means ownership. सबसे पहली कंडीशन ऑनरशिप के साथ रिलेटेड है. In a contract of sale, unless the circumstances of the contract are such as to show a different intention, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर अगर कुछ हालात कुछ डिफरेंट इंटेंशन को शो करते हैं तो बात अलग है. नहीं तो इस केस के अंदर हम ये मान के चलेंगे देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर दैट इन द केस ऑफ ए सेल ही हैज ए राइट टू सेल द गुड्स. हम इस बात को मान के चलेंगे कि सेल के अंदर जहां की ऑनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर की जाती है, सेलर के पास उन गुड्स को बेचने का अधिकार है. सेलर हैज द राइट टू सेल द गुड्स. एंड इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, he will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass. जब हम
एग्रीमेंट टू सेल की बात करते हैं, हम ये मान के चलेंगे कि सेलर को गुड्स को बेचने का अधिकार है जिस समय ऑनरशिप को ट्रांसफर किया जाना है फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सो फर्स्ट पॉइंट के अंदर कंडीशन एज टू ऑनरशिप, सेल के केस के अंदर हम मान के चलेंगे कि सेलर को बेचने का अधिकार है, और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर हम मान के चलेंगे कि जिस समय ऑनरशिप को ट्रांसफर किया जाना है सेलर को उन वस्तुओं को बेचने का अधिकार होगा। इसके लिए मैं एक केस को टेकअप कर रहा हूं, रोलैंड वर्सेस डाइवल। मिस्टर बी प्लेंटिफ आरोपकर्ता bought a second-hand car from Mr. S, defendant, and used it for 4 months. Mr. B एक बायर, हमारे केस के अंदर प्लेंटिफ एक आरोपकर्ता, मिस्टर एस एक सेलर जो कि डिफेंडेंट है, बचाव करता है। बायर ने सेलर से एक सेकेंड हैंड कार को परचेज किया और उसे 4 महीने यूज किया। After that, he came to know that the car had been stolen one and Mr. S has no title to it. 4 महीने के बाद बायर को पता चला कि एस के पास ऑनरशिप राइट्स नहीं है और ये कार चोरी की है। मिस्टर बी वॉज कंपेल्ड टू रिस्टोर द कार टू द ट्रू ऑनर। मिस्टर बी को मजबूर किया गया कि वो कार ट्रू ऑनर को वापस करें। मिस्टर बी ने मिस्टर एस के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। बायर ने सेलर के खिलाफ केस फाइल कर दिया टू रिकवर द परचेज प्राइस। जो पेमेंट बायर ने सेलर को करी है, बायर ने उसको रिकवर करने के लिए सेलर के खिलाफ केस फाइल कर दिया। It was held that Mr. B buyer was entitled to recover the whole of the purchase price. कोर्ट ने डिसीजन दिया कि बायर को पूरा परचेज प्राइस रिकवर करने का अधिकार है, and that the seller, Mr. S, was not entitled to set off anything for the 4 months use of the car which the buyer had enjoyed. बायर ने 4 महीने के लिए कार को चलाया, इसके लिए सेलर बायर से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता, लेकिन बायर सेलर से पूरा का पूरा प्राइस रिकवर कर सकता है। यहां पर यह माना जाएगा कि कंडीशन का ब्रीच हुआ है। सेलर के पास गुड्स को बेचने का राइट ही नहीं था और उसने गुड्स को बेच दिया। इस केस के अंदर बायर कैन रिकवर द होल प्राइस, ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। कार को तो वो वापस कर देगा, लेकिन जो अमाउंट उसने पे किया था उस अमाउंट को वो रिकवर कर सकता है। सेकेंड कंडीशन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेक्शन 15 इज एप्लीकेबल। सेल बाय डिस्क्रिप्शन के अंदर where there is a contract for the sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. जहां पर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गुड्स को डिस्क्राइब करके बेचा गया है तो वहां पर एक इम्प्लाइड कंडीशन ये मानी जाएगी, गुड्स को जिस प्रकार से डिस्क्राइब किया गया था गुड्स उसी प्रकार की हैं। सो सेल बाय डिस्क्रिप्शन के केस के अंदर स्टूडेंट्स हम ये मान के चलेंगे जिन गुड्स को डिस्क्राइब करके बेचा गया है तो जो गुड्स सप्लाई की गई हैं वो डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करनी चाहिए। इसी सेल बाय डिस्क्रिप्शन के अंदर where there is a contract for the sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. If the description of the article given is different in any respect and it is not the goods intended to be bought, the buyer is not bound to accept it. जिस प्रकार से डिस्क्रिप्शन दी गई है, अगर गुड्स उसी प्रकार की नहीं निकलती तो बायर उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गुड्स को लेने से मना कर सकता है। सो सेल बाय डिस्क्रिप्शन के केस के अंदर जहां पर गुड्स को बेचा गया है डिस्क्राइब करके और जिन गुड्स को सप्लाई किया गया है वो चीजें आपस में मैच करनी चाहिए। इस केस के अंदर मैं एक केस को टेकअप कर रहा हूं, दैट इज जेम राफ्ट इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस के सत्यनारायण। स्टूडेंट इस केस को बहुत ध्यान से देखिएगा। In this case, the buyer found that the tractor trailer supplied to him was not manufactured by TAF company. बायर ने सेलर कंपनी को ऑर्डर दिया था
कि मुझे ट्रैक्टर भी चाहिए और मुझे उसके साथ ये ट्रॉली भी चाहिए। टैफ कंपनी ने जो ट्रेलर सप्लाई किया वो उनके द्वारा मैन्युफैक्चर नहीं किया गया था। द कोर्ट ऑर्डर द सप्लायर टू टेक बैक ट्रेलर एंड रिप्लेस इट विद वन मेड बाय टैफ कंपनी। टैफ कंपनी को ये ऑर्डर दिया गया कि तुमने जो ट्रेलर सप्लाई किया है वो तुमने मैन्युफैक्चर नहीं किया, जबकि डिस्क्राइब ये किया गया था कि ये ट्रेलर टैफ कंपनी के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया गया है। इस ट्रेलर को किसी और कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया, तो कोर्ट ने टैफ कंपनी को ऑर्डर दिया कि जो तुमने ट्रेलर सप्लाई किया है उसको वापस लो और एक ऐसा ट्रेलर सप्लाई करो जो तुम्हारे द्वारा बनाया गया है, और अगर ये नहीं किया जा सकता तो रिफंड द प्राइस विद इंटरेस्ट, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पूरे के पूरे अमाउंट को वापस कर दिया जाए अगर कंपनी अपने द्वारा बनाया हुआ ट्रेलर सप्लाई नहीं कर सकती। सो यहाँ पर जो चीज़ डिस्क्राइब की गई, कंपनी ने डिस्क्राइब किया कि ट्रैक्टर भी हमारे द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है और ये ट्रेलर भी हमारे द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है, जबकि रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं हुआ। ये ट्रेलर किसी थर्ड कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। जब बायर ने केस फाइल कर दिया तो कोर्ट ने बायर की फेवर में ऑर्डर किया और कंपनी को यह कहा गया तुम अपने इस ट्रेलर को वापस लो और एक ऐसा ट्रेलर सप्लाई करो जो तुम्हारे द्वारा बनाया गया है, और अगर नहीं ये किया जाता तो सारा का सारा अमाउंट रिफंड किया जाए विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%। सो स्टूडेंट, यहाँ पे जिस चीज को कंपनी ने डिस्क्राइब किया वो प्रोडक्ट उस प्रकार की सप्लाई नहीं की गई, तो कंपनी को कंपेल कर दिया गया कि जो तुमने सप्लाई किया है वो अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्शन नहीं है, तुम उस चीज को अपनी बनाई हुई ट्रेलर के साथ रिप्लेस करो या बायर को पूरे के पूरा अमाउंट विद इंटरेस्ट वापस करो। द थर्ड कंडीशन इज कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। Section 16 subsection 1 is applicable. Normally in a contract of sale, there is no implied condition as to quality or fitness of the goods for a particular purpose. किसी भी सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इस प्रकार की कोई implied कंडीशन नहीं है कि जो वस्तुएं सप्लाई की गई हैं वो क्वालिटी की होनी चाहिए या वो वस्तुएं बायर के पर्पस के अकॉर्डिंगली फिट होनी चाहिए। The buyer may examine the goods thoroughly before he buys them in order to satisfy himself that the goods will be suitable for the purpose for which he is buying them. ये बायर की ही जिम्मेदारी है कि बायर गुड्स को लेने से पहले अपने आप को इस बात से पूरी तरह से निश्चित कर ले कि जिन गुड्स को वो परचेज कर रहा है वो उसके पर्पस के अकॉर्डिंगली बिल्कुल फिट बैठती हैं। इस केस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके सामने टेक अप कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट, वेयर गुड्स कैन बी यूज फॉर सेवरल पर्पस। एक प्रोडक्ट परचेज की जा रही है जिसको कई चीजों के लिए यूज किया जा सकता है, उसको कुछ डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है। वेयर द बायर मेक्स नोन टू द सेलर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच ही नीड्स द गुड्स एंड ही डिपेंड्स अपॉन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर हुज बिजनेस इट इज टू सप्लाई गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। In that case, there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for that purpose. स्टूडेंट, ये पॉइंट बहुत सिंपल है और इसको देखिएगा। जहां पर बायर ने सेलर को पर्टिकुलर पर्पस बता दिया कि उसे गुड्स किस पर्पस के लिए चाहिए, और बायर कहता है कि मुझे इन गुड्स की कुछ नॉलेज नहीं है। बायर डिपेंड करता है सेलर की इंटेलिजेंस के ऊपर और सेलर की जजमेंट के ऊपर। बायर ने ये कह दिया कि मुझे इन गुड्स की कोई जानकारी नहीं है, तुम मुझे बता दो कौन सी गुड्स मेरे पर्पस के लिए ठीक होंगी। सेलर उसी प्रकार की गुड्स के अंदर डील करता है जो बायर ने डिस्क्राइब करी है। उस केस के अंदर यहां पर देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन, ये एक इम्प्लाइड कंडीशन मानी जाएगी दैट द गुड्स शैल बी रीजनेबली फिट फॉर दैट पर्पस। जिन गुड्स को सेलर अब सप्लाई करे वो बायर के पर्पस को फुलफिल करनी चाहिए। सो जहां पर सेलर को बायर ने अपना पर्पस बता दिया और वो सेलर की जजमेंट और स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मुझे अपनी समझ से बेहतर गुड्स दे दो, उस केस के अंदर सेलर की ड्यूटी बन जाती है कि वो उन गुड्स को सप्लाई करे जो बायर के पर्पस के लिए बिल्कुल फिट हैं। इन केस द गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर ए नंबर ऑफ पर्पस, the buyer must tell the seller the particular purpose for which
ही रिक्वायर्स द गुड्स। सेकेंड पॉइंट के अंदर हमने ये कहा अगर ये गुड्स बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज की जाती हैं, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बायर गुड्स को चाहता है, बायर अपना पर्पस सेलर को एक्सप्लेन कर दे। इफ बायर डज नॉट, अगर बायर ने पर्पस नहीं बताया और गुड्स बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज की जाती हैं, इन दैट केस बायर कैन नॉट होल्ड द सेलर लायबल इफ द गुड्स डू नॉट सूट द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच ही बायज द गुड्स। अगर बायर ने सेलर को पर्पस नहीं बताया तो बायर सेलर को जिम्मेदार नहीं बना सकता अगर गुड्स उस पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल नहीं करती। सो स्टूडेंट, फर्स्ट केस के अंदर तो आपने देखा कि बायर ने सेलर को अपना पर्पस बता दिया और गुड्स एक ही पर्पस के लिए यूज की जाती है, तो बायर यहाँ पे सेलर के स्किल और जजमेंट के ऊपर निर्भर करता है और सेलर की जिम्मेदारी बन जाती है कि अब वो गुड्स सप्लाई करे जो कि बायर के पर्पस से फिट होंगी। सेकेंड केस के अंदर आपने देखा कि गुड्स को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। उस केस के अंदर बायर सेलर को अगर अपना पर्पस बता देता है तो अब सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ उन्हीं गुड्स को सप्लाई करे जो बायर के पर्पस को फुलफिल करेंगी। मैं यहां पर एक केस को टेक अप कर रहा हूं रिगार्डिंग एंड्रयू यूल एंड कंपनी। दिस RE मीन्स रिगार्डिंग। ये एंड्रयू यूल एंड कंपनी से रिलेटेड है। मिस्टर बी बायर प्लेस्ड एन ऑर्डर विद मिस्टर एस as his seller for the purchase of Hessian cloth which is generally used for packaging purposes। मैं आपको पहले Hessian cloth यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये क्लॉथ वुडन बॉक्सेस को पैक करने के लिए, रैप करने के लिए हमने इस पर्टिकुलर क्लॉथ को यूज करना है। ये क्लॉथ कहलाता है Hessian cloth। इसको यूज किया जाता है पैकेजिंग पर्पस के लिए। मिस्टर बी डिड नॉट स्पेसिफाई द पर्पस फॉर विच ही वांटेड द क्लॉथ। बायर ने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि वो क्लॉथ को किस पर्पस से यूज करना चाहता है। मिस्टर सेलर सप्लाइड द रिक्वायर्ड Hessian क्लॉथ। सेलर ने Hessian क्लॉथ को सप्लाई कर दिया। ऑन रिसीविंग द Hessian क्लॉथ, मिस्टर बी फाउंड दैट द क्लॉथ वाज अनफिट फॉर पैकेजिंग फूड प्रोडक्ट्स एज इट हैड एन अनयूजुअल फाउल स्मेल। इस कपड़े के अंदर से कुछ एक बहुत बुरी तरह की स्मेल आ रही है। जब बायर को ये क्लॉथ सप्लाई किया गया तो बायर ने महसूस किया कि ये क्लॉथ फूड प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए फिट नहीं है क्योंकि इस क्लॉथ के अंदर से कुछ बुरी स्मेल आ रही है। However, the cloth was sturdy enough for packaging purpose। लेकिन अगर क्लॉथ को देखा जाए तो ये कपड़ा काफी मजबूत था फॉर पैकेजिंग पर्पस। यहां पर बायर ने पर्पस नहीं बताया कि मैं इस पर्टिकुलर क्लॉथ को यूज करूंगा टू पैक फूड प्रोडक्ट्स। जब उसने पर्पस नहीं बताया तो बायर इस केस के अंदर ही कुड नॉट रिजेक्ट इट बिकॉज ही हैड नॉट डिस्क्लोज द पर्पस फॉर विच टाइप ऑफ गुड्स इट वाज रिक्वायर्ड। बायर की यहां पर जिम्मेदारी बन जाती थी कि वो सेलर को बताता कि जो Hessian क्लॉथ मैं तुमसे परचेज कर रहा हूं इसके अंदर मैंने फूड प्रोडक्ट्स को रैप करना है। लेकिन क्लॉथ तो बिल्कुल ठीक है, पैकेजिंग पर्पस का ही है, लेकिन पैकेजिंग पर्पस के अंदर इसको फूड ग्रेड का पैकेजिंग नहीं माना गया। जब फूड ग्रेड का पैकेजिंग नहीं माना गया तो इसके अंदर फूड प्रोडक्ट को रैप नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बायर ने पर्पस ही नहीं बताया तो अब वो इस क्लॉथ को रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर उसे रिजेक्ट करना था तो वो सेलर को पहले से ही पर्पस बताता Hessian क्लॉथ को परचेज करने के पीछे उसका पर्पस क्या है। जहां पर बायर ने पर्पस डिस्क्लोज नहीं किया और सेलर ने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट सप्लाई की है, वहां पर बायर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट के अंदर वेयर गुड्स कैन बी यूज फॉर सेवरल पर्पसेस था। सेकेंड पॉइंट के अंदर अब हम बात करेंगे वेयर गुड्स कैन बी यूज फॉर ओनली वन सिंगल पर्पस। यहां पर गुड्स का सिर्फ एक ही पर्पस है और इससे कोई दूसरा काम नहीं लिया जा सकता। If the goods are suitable for a particular purpose only, in that case, the purpose for which the goods are required need not expressly be made known to the seller। गुड्स का सिर्फ एक ही पर्पस है। जब एक ही पर्पस है तो बायर की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो सेलर को पर्पस बताए। सेलर की जिम्मेदारी बन जाती है कि जिन गुड्स को वो सप्लाई करे वो उस पर्पस के लिए फिट होनी चाहिए। इस केस के अंदर मैं एक केस को टेकअप कर रहा हूं, प्रीस वर्सेस लॉस्ट। This is the case of hot water bottle।
मिस्टर पी प्लांटिफ आरोपकर्ता went to Mr. D defendant a retail chemist. मिस्टर पी मिस्टर डी के पास गया। मिस्टर पी ने उसे ये कहा कि मुझे एक हॉट वाटर बॉटल चाहिए। मिस्टर पी को कुछ भी हॉट वाटर बॉटल की कोई नॉलेज नहीं थी। Having no knowledge of hot water bottles, he inquired before buying whether the bottle would stand for hot water temperature or not. उसको इस बात की नॉलेज नहीं थी हॉट वाटर बॉटल कितने टेम्परेचर तक ये स्टे कर सकती है। हॉट वाटर बॉटल का तो मीनिंग यही है कि इसके अंदर हॉट वाटर को फिल किया जाएगा। क्या इस बॉटल के अंदर हॉट वाटर को डाला जा सकता है जिसका टेम्परेचर काफी हो? आफ्टर गेटिंग पॉजिटिव आंसर, जब सेलर ने पॉजिटिव आंसर दिया तो बायर ने उस पर्टिकुलर हॉट वाटर बॉटल को परचेज कर लिया। आफ्टर फ्यू डेज इट बस्ट व्हाइल यूजिंग इट एंड इंजर्ड हिज वाइफ। इस बॉटल के अंदर हॉट वाटर डाला गया लेकिन ये बॉटल फट गई, जिससे प्लांटिफ की वाइफ को, आरोपकर्ता की वाइफ को, हमारे केस के अंदर बायर की वाइफ को कुछ इंजरीज हुई। मिस्टर पी प्लांटिफ, हमारे केस के अंदर बायर, ही फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द सेलर। उसने सेलर के खिलाफ केस फाइल कर दिया। इस पर्टिकुलर बॉटल का पर्पस ये था कि हॉट वाटर को अपने अंदर स्टोर करे। कोर्ट ने डिसीजन दिया, इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस एंड द सेलर वाज लायबल टू पे डैमेजेस। कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि यहाँ पर कंडीशन का ब्रीच हुआ है। इस पर्टिकुलर वाटर बॉटल का क्या पर्पस है? सिर्फ एक ही पर्पस है, गर्म पानी को अपने अंदर स्टोर करना, जो पर्पस फुलफिल नहीं हुआ। इस केस के अंदर सेलर को, हमारे केस के अंदर मिस्टर डी डिफेंडेंट को, इस पर्टिकुलर केस के अंदर डिफेंडेंट को कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वो बायर को कंपनसेट करे फॉर द लॉस। द थर्ड पॉइंट, वेयर गुड्स आर सोल्ड अंडर ए पेटेंट और ट्रेड नेम इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स which are sold under its patent or trade name, then there is no implied condition as to its fitness for any particular purpose. जब स्पेसिफिक गुड्स को किसी पेटेंट या ट्रेड नेम के अंदर बेचा जा रहा है तो उस केस के अंदर कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है इसकी फिटनेस की। इट मीन्स बायर गुड्स को परचेज कर रहा है ट्रेड नेम देख के या पेटेंट को देख के, वहां पर सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर ये गुड्स उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए फिट नहीं होती जिस पर्पस के लिए बायर परचेज कर रहा है। इस केस के अंदर सेलर इज नॉट लायबल, बायर विल बी लायबल। Thus, where the buyer relies on the patent or trade name, यहाँ पर the implied condition as to fitness for any particular purpose is not applicable. इस केस के अंदर सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर गुड्स जो बायर परचेज कर रहा है बायर के पर्पस के अकॉर्डिंगली फिट नहीं होती, क्योंकि बायर ने सेलर की जजमेंट और स्किल के ऊपर तो अपना भरोसा रखा ही नहीं, उसका भरोसा तो पेटेंट या ट्रेड नेम के अंदर था। सो इस केस के अंदर बायर सेलर को जिम्मेदार नहीं बना सकता। द फोर्थ पॉइंट इज कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, वेयर गुड्स आर बॉट बाय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए सेलर। जब बायर ने सेलर को डिस्क्रिप्शन दे दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि मुझे किस तरह की गुड्स चाहिए, एंड द सेलर डील्स इन गुड्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, सेलर उन्हीं प्रकार की वस्तुओं के अंदर डील करता है। सेलर उनका प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर है या नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स आर ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। इट मीन्स बायर ने डिस्क्राइब कर दिया मुझे गुड्स इस प्रकार की चाहिए और सेलर उन्हीं प्रकार की गुड्स के अंदर डील करता है। सेलर उन गुड्स का मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर है या नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो गुड्स सेलर बायर को सप्लाई करे वो गुड्स इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो मर्चेंटेबल क्वालिटी है। मर्चेंटेबल क्वालिटी मीन्स बिकने योग्य है, वो क्वालिटी ऐसी है जो कि बिकने योग्य है। जब बायर ने सेलर को डिस्क्राइब कर दिया मुझे इस तरह की गुड्स चाहिए, उस केस के अंदर सेलर उसी प्रकार की गुड्स सप्लाई करें जो कि मर्चेंटेबल क्वालिटी की हैं, बिकने योग्य हैं। दिस मीन्स दैट द गुड्स शुड बी ऑफ सच एज आर कमर्शियली सेलेबल अंडर द डिस्क्रिप्शन बाय विच दे आर नोन इन द मार्केट एट देयर फुल वैल्यू। जब बायर ने सेलर को डिस्क्रिप्शन दे दिया मुझे गुड्स इस प्रकार की चाहिए, तो गुड्स इस ऐसी होनी चाहिए जो कि कमर्शियली सेलेबल हो, जिनको मार्केट के अंदर पूरी वैल्यू के ऊपर खरीदा या बेचा जा सके,
they are commercially saleable. लुक, कोई पैक्ड प्रोडक्ट आपके पास आती है और जिसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रेजाइल, ये टूटने योग्य है, टूटने वाली है, फ्रेजाइल है, लेकिन अगर इस तरह की पैकेजिंग के अंदर सप्लाई किया जाता है तो यहां पर देख के ही पता चल जाता है गुड्स सप्लाइड बाय द सेलर, इट इज नॉट ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। यहां पर आप लैपटॉप को देख रहे हैं, ये भी दिखने से ही पता चलता है कि ये मर्चेंटेबल क्वालिटी का नहीं है। ये मैं डिफरेंट एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि जहां पर ये चीजें मर्चेंटेबल क्वालिटी की नहीं है। आप इस चेन के अंदर इस हुक को देख रहे हैं, ये बहुत ही वाइडन है, इसमें से दूसरा हुक बड़े इजीली निकल सकता है। इट मीन्स जिस पर्पस से इस चेन को बनाया गया है ये उस पर्पस को फुलफिल नहीं करती। इफ गुड्स आर ऑफ सच ए क्वालिटी and in such a condition that a reasonable person acting under normal circumstances would accept them after having examined them thoroughly, they are of merchantable quality. अगर गुड्स कुछ इस क्वालिटी या इस कंडीशन के अंदर हैं कि एक साधारण व्यक्ति साधारण हालात के अंदर उन गुड्स को एग्जामिन करने के बाद वो उनको एक्सेप्ट कर ले, उनको परचेज कर ले, तब हम कहेंगे कि ये गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी की हैं, ये गुड्स बिकने योग्य क्वालिटी की हैं। Thus a watch that will not keep time, एक ऐसी वॉच जो ठीक समय नहीं देती, एक ऐसा पेन that will not write, एक ऐसा पेन जो लिखता ही नहीं है, they cannot be regarded as merchantable, ये बिकने योग्य नहीं मानी जा सकती। The fifth implied condition is sale by sample. Section 17 is applicable. In the case of contract of sale by sample, जब हम सेल कर रहे हैं सैंपल दिखा के, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। इस केस के अंदर हम तीन बातें करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, बल्क शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी। जो सैंपल दिखाया गया था और जो बल्क के अंदर गुड्स, भारी मात्रा में गुड्स सप्लाई की गई हैं, उनकी क्वालिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, that the buyer shall have a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. बायर को इस बात का मौका मिलना चाहिए, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो सैंपल को बल्क के साथ कंपेयर कर सके। द थर्ड पॉइंट, गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट रेंडरिंग दम अनमर्चेंटेबल विच वुड नॉट बी अपरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। जो चीज सप्लाई की गई है, जो बल्क के अंदर गुड्स को सप्लाई किया गया है, उनके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो कि उसको ना बिकने योग्य बना रही है। वस्तुओं के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो कि सैंपल के अंदर रीजनेबल एग्जामिन से पता ही ना चल सके। जो सैंपल दिखाया गया गुड्स उसके अकॉर्डिंगली मैच करनी चाहिए, सेम क्वालिटी होनी चाहिए, बायर को मैच करने का मौका मिलना चाहिए। और थर्ड पॉइंट, जो चीज दिखाई गई है उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है जो कि उसको अनमर्चेंटेबल बना दे, ना बिकने योग्य बना दे। लास्ट कंडीशन इज कंडीशन एज टू होलसमनेस। इन द केस ऑफ ईटेबल्स एंड प्रोविजंस, स्टूडेंट यहां पर प्रोविजंस का मतलब बहुत ध्यान से समझेंगे। इन केस ऑफ ईटेबल्स, जो वस्तुएं हम खाते हैं, एंड प्रोविजंस, प्रोविजंस हियर मीन्स दाल, आटा, चीनी, इस तरह की चीजें, ये चीजें कहलाती हैं प्रोविजंस। इन केस ऑफ ईटेबल्स एंड प्रोविजंस, इन एडिशन टू द इम्प्लाइड कंडीशन एज टू द मर्चेंटेबिलिटी, यहां पर एक कंडीशन ये है कि ये मर्चेंटेबल यानी कि बिकने योग्य तो होनी चाहिए। इनके साथ साथ एक कंडीशन और अटैच्ड है और वो कंडीशन है दैट द गुड्स शैल बी होलसम। ये जो गुड्स हैं ये होलसम होनी चाहिए। होलसम मीन्स गुड्स मस्ट बी फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर इंसान इसको खाएंगे तो इससे उनकी हेल्थ प्रमोट होगी, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, ना कि चीजें ऐसी हों जिससे हेल्थ डिटीरोरेट हो जाए या जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। अगर चीजें ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट हैं तो ये होलसमनेस कहलाएगी, अगर चीजें ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है तो ये अनहोलसमनेस कहलाएगी। मैं यहां पर आपके सामने कुछ अनहाइजीनिक कंडीशंस की बात करूंगा। गुड्स को स्टोर किया जाए, गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, स्टोर किया जाए और डिलीवर किया जाए ऐसे हालात के अंदर जहां पर की कंडीशंस बिल्कुल हाइजीनिक हो, हेल्दी हो।
आप यहाँ पर देख रहे हैं कि गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है और ये बिल्कुल अनहाइजीनिक कंडीशंस शो कर रही हैं। कुछ भी क्लीनलीनेस यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, बल्कि कुछ गंदगी ही बिल्कुल अपरेंट है। सो ये कंडीशंस अनहाइजीनिक है। इन कंडीशंस के अंदर जिन गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा वो होलसमनेस नहीं कहलाएंगे। ये आपके सामने कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, गुड्स को प्रोसेस किया जा रहा है, गुड्स को स्टोर किया जा रहा है और गुड्स को जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है वो कंडीशन हाइजीनिक नहीं है, अनहेल्दी कंडीशंस है। आप यहाँ पे मॉस्किटो आप इस जलेबी के ऊपर देख सकते हैं। इफ गुड्स आर केप्ट इन दिस वे देन दिस इज टोटली अनहाइजीनिक कंडीशंस। जिस तरह से गुड्स को सर्व किया जा रहा है ये भी अनहाइजीनिक कंडीशन है। जिस तरह से प्रोसेस किया जा रहा है ये भी अनहाइजीनिक कंडीशन है। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल हाइजीनिक कंडीशन के लूंगा। प्रॉपर क्लीनलीनेस को मेंटेन किया जा रहा है। गुड्स को सर्व करने से पहले, कट करने से पहले वॉश किया जा रहा है। इनकी प्रोसेसिंग की जा रही है विद ग्लव्स। गुड्स को जिस तरह से सर्व किया जा रहा है उसको देखने से ही पता चले कि गुड्स को हाइजीनिकली प्रिपेयर किया गया, स्टोर किया गया, प्रोसेस किया गया और डिलीवर किया गया। अगर गुड्स हाइजीनिक कंडीशंस के अंदर नहीं रखी गई, स्टोर करी गई, प्रोसेस करी गई या सर्व करी गई, उस केस के अंदर ये चीजें दे आर नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बाहर इन चीजों को लेने से इनकार कर सकता है। जो चीजें अनहाइजीनिक कंडीशंस के अंदर प्रोड्यूस की गई हो, बाहर उन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। लेकिन जहां पर चीजें हाइजीनिक कंडीशन के अंदर प्रोसेस की गई, स्टोर की गई और उनको हाइजीनिक तरीके से ही डिलीवर किया जा रहा है, बाहर उस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। द नेक्स्ट इज इंप्लाइड वारंटीज। स्टूडेंट, यहां पर इंप्लाइड कंडीशंस खत्म हो गई और अब हम बात करेंगे इंप्लाइड वारंटीज की। मैं आपके सामने 3 इंप्लाइड वारंटीज को टेकअप कर रहा हूं। वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस का मतलब होता है उसके ऊपर कोई चार्ज है, उसके ऊपर किसी और का कोई अधिकार है। द थर्ड वन इज वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। मैं अब आपके सामने इन 3 वारंटीज को एक एक करके टेकअप करूंगा। द फर्स्ट वन इज वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन। सेक्शन 14 सबसेक्शन बी इज एप्लीकेबल। Warranty of quiet possession. In a contract of sale, there is an implied warranty that the buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods. सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक इम्प्लाइड वारंटी है कि बायर उन गुड्स को अपने पास रख सके और उसके पोजेशन को कोई डिस्टर्ब ना करे। बायर के कंट्रोल को, बायर के कब्जे को, बायर के उन चीज़ों को रखने के अधिकार को कोई व्यक्ति डिस्टर्ब ना करे। बायर उन चीज़ों को अपने पास अपनी मर्जी से रख सके। इफ द बायर इज इन एनी वे डिस्टर्ब्ड इन द एंजॉयमेंट ऑफ द गुड्स, अगर बायर के एंजॉयमेंट के अंदर या बायर के उन गुड्स को रखने के अंदर कोई डिस्टर्बेंस की जाती है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सेलर्स डिफेक्टिव टाइटल टू सेल, क्योंकि सेलर के पास उन चीजों को बेचने का अधिकार ही नहीं था, बायर कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम द सेलर। अगर तो गुड्स की ऑनरशिप ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन अगर सेलर के पास गुड्स की ऑनरशिप थी लेकिन कुछ उसके ऑनरशिप में डिफेक्ट है जिसके कारण बायर के पोजेशन के अंदर कुछ अड़चन आती है और या वो उस पर्टिकुलर चीज को जो उसने परचेज किया है वो उसको यूज नहीं कर पा रहा या अच्छे ढंग से रख नहीं पा रहा, तो बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है फ्रॉम दी सेलर। इस पॉइंट के अंदर मैं एक केस को टेकअप करूंगा, मेसन वर्सेस बर्निंगम। इस पर्टिकुलर केस के अंदर ए लेडी परचेज ए सेकेंड हैंड टाइपराइटर फ्रॉम मिस्टर एस। मिस्टर एस हमारे इस केस के अंदर सेलर है और लेडी बायर है। इस लेडी ने इस टाइपराइटर को परचेज किया जो कि एक सेकेंड हैंड टाइपराइटर है। शी ऑल्सो स्पेंड सम मनी ऑन इट्स रिपेयर। उस लेडी ने इस पर्टिकुलर टाइपराइटर की रिपेयर के लिए कुछ अमाउंट खर्च कर दिया।
After some time, she had to return the typewriter to the real owner as it happened to be a stolen one. सेलर ने इस पर्टिकुलर वस्तु को चुराया हुआ था, सेलर की ओनरशिप ही नहीं थी। कुछ समय के पश्चात लेडी को यह टाइपराइटर वापस करना पड़ गया, क्योंकि सेलर इसका रियल ऑनर नहीं था, ये चुराया हुआ था, तो रियल ऑनर को ये चीज वापस करनी पड़ गई। शी फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट एस। लेडी ने सेलर के खिलाफ केस फाइल किया जिस सेलर ने यह टाइपराइटर बेचा था। इट वॉज हेल्ड, कोर्ट ने डिसाइड किया दैट शी वॉज एंटाइटल्ड। एंटाइटल मीन्स अधिकार होना। कोर्ट ने डिसाइड किया कि लेडी को अधिकार है कि वो इसके अंदर डैमेजेस को क्लेम कर सकती है। डैमेजेस के अंदर नॉट ओनली द प्राइस पेड बाय हर, वो जो प्राइस उसने पे किया था सिर्फ वो उसी को ही रिकवर नहीं कर सकती, बल्कि उसके साथ साथ ऑल्सो द अमाउंट स्पेंड ऑन द रिपेयर ऑफ द टाइपराइटर। लेडी ने टाइपराइटर की रिपेयर के ऊपर जितना अमाउंट खर्च किया है वो उसको भी रिकवर कर सकती है। सो कोर्ट ने लेडी की फेवर के अंदर ये डिसीजन दिया, लेडी को अधिकार है कि वो पूरा प्राइस रिकवर कर सके और जो रिपेयर चार्जेस उसने पे किए हैं वो उनको भी रिकवर कर सकती है। द सेकेंड वारंटी इज वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस। एनकम्ब्रेंसेस मीन्स चार्ज। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कोई चार्ज लगा हुआ है। चार्ज मीन्स किसी का कोई अधिकार पहले से ही क्रिएट किया हुआ है। मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपके सामने टेकअप कर रहा हूं और इसके बाद मैं इसका एक एग्जांपल भी लूंगा। इन एडिशन टू द प्रीवियस वारंटी, जो वारंटी अभी हमने बात करी, दैट द वारंटी ऑफ क्वाइट एंजॉयमेंट। सेकंड, द बायर इज एंटाइटल्ड टू ए फर्दर वारंटी दैट द गुड्स आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी चार्ज और राइट इन फेवर ऑफ ए थर्ड पार्टी। सेलर जिन गुड्स को बायर को बेच रहा है उन गुड्स के ऊपर किसी और व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम चार्जेस। सेलर जिन वस्तुओं को बेच रहा है उन वस्तुओं के ऊपर किसी थर्ड पार्टी का कोई अधिकार नहीं है, उनके ऊपर कोई राइट क्रिएट नहीं किया गया। इफ हिज पोजेशन इज इन एनी वे disturbed by reason of the existence of any charge on the goods in favor of any third party, he shall have a right to claim damages for breach of this warranty. अगर गुड्स के ऊपर किसी और व्यक्ति की फेवर में कोई राइट क्रिएट किया हुआ है लेकिन सेलर ने ये वस्तुएं बायर को बेच दी हैं, जिसकी वजह से बायर के रखने का अधिकार डिस्टर्ब हुआ है, बायर उसके लिए सेलर से डैमेजेस को रिकवर कर सकता है। अगर बायर के पोजेशन को डिस्टर्ब किया जाता है क्योंकि इन गुड्स के अगेंस्ट किसी थर्ड पार्टी की फेवर में कोई राइट क्रिएट किया गया और थर्ड पार्टी बायर के पोजेशन को डिस्टर्ब करती है, उस केस के अंदर बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है फ्रॉम दी सेलर। मैं यहां पर आपके सामने एक केस को टेकअप करूंगा। मिस्टर एस एक सेलर, मिस्टर टी एक थर्ड पार्टी। स्टूडेंट इस केस को समझिएगा, अभी हम बायर की बात नहीं कर रहे। Mr. S borrowed rupees 50,000 from Mr. T. S ने T से 50,000 रुपया बोरो किया and he agrees to repay money out of the rent received for the use of genset from customer. Mr. S इस genset का ऑनर है। Mr. S Mr. T को कहता है मुझे 50,000 रुपये का लोन दे दो, मेरे पास एक genset है जो कि मैं कस्टमर्स को ऑन रेंट बेसिस देता हूं। इस पर्टिकुलर जनरेटिंग सेट को जब मैं रेंट पे दूंगा तो मेरे को कस्टमर से रेंट मिलेगा, तो मैं उससे तुम्हारे ये 50,000 रुपये का लोन आहिस्ता आहिस्ता रीपे कर दूंगा। मिस्टर टी को इस बात का भरोसा हो गया कि एस के पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग है और अगर इसको पैसा दे दिया जाए तो ये पैसा नहीं डूबेगा। मिस्टर टी ने मिस्टर एस को 50,000 रुपये का लोन दे दिया। मिस्टर टी से लोन लिया हुआ है और मिस्टर टी का लोन अमाउंट रीपे नहीं किया गया, अभी लोन का अमाउंट अभी ड्यू है, लेकिन एस ने अपना जेनसेट मिस्टर बी को बेच दिया। दो द लोन अमाउंट इज स्टिल ड्यू टू मिस्टर टी बट मिस्टर एस सोल्ड द सेम जेनसेट टू मिस्टर बी। मिस्टर बी को ये जेनसेट बेच दिया गया। मिस्टर टी मिस्टर बी को कहता है जब तक सेलर के द्वारा लिया गया लोन रिपे नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें जेनसेट को यूज नहीं करने दूंगा।
मिस्टर बी's पोजेशन इज डिस्टर्ब्ड। इस केस के अंदर मिस्टर बी चाहे तो वह मिस्टर एस के खिलाफ केस फाइल करके डैमेजेस को रिकवर कर सकता है, क्योंकि जो वस्तु बेची गई उसके ऊपर पहले से ही किसी और का एक राइट क्रिएट कर दिया गया था। और वो राइट क्या था? मिस्टर एस इस जेनसेट को क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को किराए पे देगा और जो रेंट चार्जेस मिलेंगे उससे वो अपने लोन को रिपे करेगा। लेकिन अगर एस ने ये जेनसेट मिस्टर बी को बेच ही दिया तो अब एस का सोर्स ऑफ अर्निंग तो खत्म हो गया। मिस्टर टी ने ऑब्जेक्ट किया कि ये तुम्हें नहीं बेच सकता, मैं तुम्हें इसे तब तक नहीं यूज करने दूंगा जब तक मेरा लोन अमाउंट रिकवर नहीं हो जाता। मिस्टर बी का पोजेशन डिस्टर्ब्ड है। मिस्टर बी सोच रहा है कि ये क्या हो गया। यहां पर एस ने चालाकी दिखाई, मिस्टर टी मिस्टर बी के पोजेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, तो मिस्टर बी बाहर सेलर के अगेंस्ट केस फाइल करके डैमेजेस को रिकवर कर सकता है। जितना नुकसान मिस्टर बी को इस डील के अंदर होगा, जब तक वो इस जेनसेट को यूज नहीं कर पाएगा, उतने समय के लिए वो अपना हर्जाना एस से रिकवर कर सकता है, कंपनसेशन एस से रिकवर कर सकता है। द थर्ड वारंटी इज वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को ले रहा हूं और स्टूडेंट बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। कुछ गुड्स इस तरह की हैं कि वो अपने आप में डेंजरस नेचर की हैं। वेयर ए पर्सन सेल्स गुड्स, जहां पर एक व्यक्ति कुछ गुड्स को बेचता है, नोइंग दैट द गुड्स आर इनहेरेंटली डेंजरस, उसे पता है ये गुड्स अपने आप के अंदर डेंजरस है। आर दे आर लाइकली टू बी डेंजरस टू दी बायर, या ये बायर के लिए डेंजरस हो सकती हैं, एंड दैट द बायर इज इग्नोरेंट ऑफ द डेंजर, और बायर को इस खतरे का नहीं पता। ही मस्ट वार्न द बायर ऑफ द प्रोबेबल, प्रोबेबल मीन्स पॉसिबल, ही मस्ट वार्न द बायर ऑफ द पॉसिबल डेंजर, अदरवाइज विल बी लायबल फॉर डैमेजेस। सेलर कुछ ऐसी वस्तुओं के अंदर डील करता है जो अपने आप के अंदर डेंजरस है, या वो डेंजरस हो सकती हैं, लेकिन बायर को इस खतरे का कोई अनुमान नहीं है। सेलर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बायर को पॉसिबल खतरे के बारे में बतलाए, और अगर वो नहीं बतलाता, जिसकी वजह से बायर को कुछ भी नुकसान होता है, बायर अपना वो सारा लॉस सेलर से रिकवर कर सकता है। यहां पर हम सेलर को लायबल बना सकते हैं फॉर डैमेजेस। मैं इसके अंदर एक केस को टेकअप करूंगा, क्लार्क वर्सेस आर्मी एंड नेवी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। मिस्टर बी बायर bought from Mr. S seller a tin of disinfectant powder. एक बायर ने सेलर से एक टिन परचेज किया जिसके अंदर डिसइंफेक्टेंट पाउडर है, कोई एक ऐसा पाउडर जिसको छिड़काव करने से जर्म्स मर जाते हैं। द सेलर नोज दैट द लिड ऑफ द टिन मस्ट बी ओपन विद स्पेशल केयर, अदरवाइज इट कुड प्रूव टू बी डेंजरस। सेलर को मालूम है कि जब इस टिन का ढक्कन जैसे ही ओपन किया जाएगा तो इसमें से कुछ वेपर्स निकलेंगी जो कि डेंजरस साबित हो सकती हैं। सो टिन का ढक्कन, टिन का लिड ओपन करने से पहले थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है, लेकिन सेलर ने बायर को इस बात की जानकारी नहीं दी। द बायर्स वाइफ ओपन द टिन इन द यूजुअल वे एंड द पाउडर फ्लू इनटू हर आईज कॉजिंग इंजरी। बायर की वाइफ ने जैसे ही टिन के लिड को ओपन किया, इसमें से कुछ वेपर्स निकली और वो बायर की वाइफ के आंखों के अंदर चली गई। उन वेपर्स ने बायर की वाइफ को कुछ इंजरी कर दी। बायर ने सेलर के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि सेलर की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इसके अंदर प्रोबेबल डेंजर को एक्सप्लेन करे, जो कि सेलर ने नहीं किया। इस केस के अंदर कोर्ट ने डिसीजन दिया दैट द बायर वाज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। एंटाइटल मींस अधिकार होना, बायर को इस केस के अंदर कंपनसेशन लेने का अधिकार है। स्टूडेंट, यहां पर हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर बहुत सारी इंप्लाइड कंडीशंस और इंप्लाइड वारंटीज को देखा। इंप्लाइड वारंटीज के केस के अंदर हमने वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन को समझा, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एनकम्बरेंस चार्जेस को देखा, वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स को देखा। इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हमने इंप्लाइड कंडीशंस और इंप्लाइड वारंटीज को अंडरस्टैंड किया। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर से आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्लाइड कंडीशंस और इंप्लाइड वारंटीज के लिए बहुत इंप्रूव करेगी।
Thank you very much.